हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्च के महीने में एक के बाद एक आईपीओ की बारिश हो रही है। अब दो और कंपनियों ने अपना आईपीओ अनाउंस कर दिया है। उसमें पहली कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ और दूसरी कंपनी है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं दो कंपनियों के आईपीओ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है और किसे अवॉइड किया जा सकता है। ये ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि एक साथ इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं कि कई लोगों को सभी आईपीओ में अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। वो अलग बात है कि ज़्यादातर लोगों को आईपीओज़ में अलॉटमेंट मिल ही नहीं रहा है क्योंकि सभी आईपीओज़ में बहुत ही ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहे हैं। फिर भी ये ज़रूरी नहीं है कि सभी आईपीओ में अप्लाई किया ही जाए। और प्लीज़ कभी भी लोन या किसी से उधार लेकर कभी भी आईपीओ या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो आइए अब हम एक एक करके दोनों आईपीओज़ का डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ की काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी क्योंकि इसमें राकेश झुनझुनवाला ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। करीब करीब 11% का स्टेक है उनका इस कंपनी में। दोस्तों, नज़ारा टेक्नोलॉजी एक मोबाइल गेमिंग कंपनी है। ये कंपनी जो है वो 1999 में फॉर्म हुई थी और इनिशियली ये टेलीकॉम के बिज़नेस में थी, टेलीकॉम ऑपरेटर के बिज़नेस में थी। बट अब ये कंपनी जो है ज़्यादातर फोकस इंटरैक्टिव गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और गेमिफाइड लर्निंग इकोसिस्टम पर कर रही है। इसका बिजनेस इंडिया के अलावा अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड लैटिन अमेरिका में भी फैला हुआ है। कंपनी काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट में अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है, जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस, फ्रीमियम बिजनेस, ई स्पोर्ट्स एंड रियल मनी गेमिंग। कंपनी को करीब करीब 70% रेवेन्यू जो है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेमिंग से ही आता है। तो ये जो थी वो कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताया। अब इसके आईपीओ का भी डिटेल्स देख लेते हैं। सो दोस्तों, ये जो आईपीओ खुल रही है वो 17 मार्च को खुलेगी एंड 19 मार्च को क्लोज होगी। सो 3 दिन का विंडो है हमें अप्लाई करने के लिए। आईपीओ का जो साइज़ है वो 546 करोड़ का है एंड फेस वैल्यू जो है इसकी 4 पर इक्विटी शेयर है। प्राइस बैंड जो इसने काफ़ी हाई रखा है, मुझे लग रहा है ऐसा 1100 to 1101 पर इक्विटी शेयर है। सो हमें जो अप्लाई करना है या रिटेल इन्वेस्टर जो भी अप्लाई करेंगे 1101 पर अप्लाई करेंगे। लिस्टिंग जो होगी वो दोनों बीएसई एंड एनएसई दोनों पर होगी एंड ये बड़ा ही प्रॉब्लम एरिया है। रिटेल पोर्शन ओनली 10% ही जो है वो रिटेल सेगमेंट के लिए रिजर्व्ड कैटेगरी है। तो एक तो ऐसे ही काफ़ी ओवर सब्सक्राइब होती है आईपीओ आजकल, और उसमें भी ये पोर्शन जो है रिटेल के लिए ओनली 10% अलोकेटेड है। तो बहुत 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 ही कम चांसेस है लोगों को मिलने की, जहाँ 35% जनरली देखा ये जाता है कि 35% अलोकेट होती है कोई भी आईपीओ आती है, बट इसमें 10% ही है तो चांसेस बहुत ही कम है अप्लाई करने के। एंड अगर देखा जाए तो इक्विटी शेयर जो है ये 49.65 लाख इक्विटी शेयर जो है वो आईपीओ में आ रही है। अब हम इसके कंपनी का थोड़ा सा मार्केट लॉट भी देख लेते हैं आईपीओ का इसका। सो कितने हमें अप्लाई करना है। सो एक जो मिनिमम लॉट होगी वो 13 शेयर्स की एक लॉट होगी एंड जिसका कट ऑफ अमाउंट रहेगा 14,313। तो अगर हमें अप्लाई करना है तो इतना मिनिमम हमें अप्लाई करना होगा इनिशियली। मैक्सिमम जो है वो 13 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर, 1 यानी 169 शेयर्स एंड कट ऑफ जो अमाउंट होगी 1,86,069 रुपीज़। अब थोड़ा हम इसका अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग भी देख लेते हैं। सो अगर अलॉटमेंट देखा जाए तो 24 मार्च को पता चल जाएगी किन्हें ये शेयर मिला है और किन्हें नहीं मिला है। रिफंड भी उसी दिन आनी स्टार्ट हो जाएगी एंड डीमेट में आपके क्रेडिट होने दिखेंगे, यानी कि अगर जिन्हें मिल जाएंगे, जिन्हें अलॉट होंगे तो 25 मार्च को उनके डीमेट में जो है वो शेयर अलॉट हो जाएंगे। 30 मार्च को इसकी लिस्टिंग होगी आईपीओ की, बिकॉज ऑफ 27, 28, 29 क्लोजिंग है, तो इसलिए 30 मार्च को इसकी लिस्टिंग होगी। अब हम थोड़ा प्रमोटर भी जान लेते हैं कंपनी के कौन है। सो अगर देखा है तो कंपनी के जो प्रमोटर है विकास मित्र सेन, नितेश मित्र सेन, मित्र इन्फोटेक एलएलपी एंड इनका जो हिस्सेदारी अगर देखा जाए तो प्री इशू जो इनकी होल्डिंग है वो 24.16 है एंड पोस्ट इशू जो है वो हो जाएगी 20.70। तो ये भी एक मुझे लगता है ये कंसर्न है, काफ़ी हिस्सेदारी कम है प्रोमोटर्स की। जनरली
देखा जाता है एटलीस्ट 40-50% हिस्सेदारी होती है तो एक अच्छा कहा जाता है। तो इसमें थोड़ी सी प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम दिख रही है, एंड आफ्टर इशू तो और ये कम हो जाएगी। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें हम कंपनी का, तो ये देखिए मैं आपको पिछले 3 साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। सो अगर असेट देखा जाए तो FY18 में 470 करोड़ थी, एंड ये ग्रो हो रही है असेट। FY19 में 514 करोड़, एंड FY20 में अच्छी ग्रोथ हुई 776 करोड़, एंड FY21 में ये अभी तक Q2 का ही रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किया तो 798 करोड़ दिख रही है असेट। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 181 करोड़ रेवेन्यू थी इनकी FY18 में। FY19 में कुछ खास ग्रोथ हुआ नहीं रेवेन्यू में, 186 करोड़, लेकिन FY20 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, 262 करोड़ हो गई इनकी रेवेन्यू। एंड FY21 में भी अभी तक अगर देखा जाए तो 6 महीने में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इन्होंने अर्न किया, 207 करोड़। जहाँ तक पैट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो काफ़ी कम है, यहाँ देखिए 1.23 करोड़ FY18 में, एंड FY19 में 6.7 करोड़, अच्छी ग्रोथ हुई 5 टाइम्स FY19 में। लेकिन FY20 में जो है इनकी प्रॉफिट जो है वो निगेटिव में चली गई, 26.61, एंड FY21 में 10.1। ये ऐसा इसलिए भी हुआ है निगेटिव में गई है बिकॉज इन्होंने कई सारे कंपनीज जो है अक्वायर किए हैं, उनमें अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। सो इन्होंने मैक्सिमम जो है अपना इन्वेस्टमेंट वो सब कंपनी को एक्विजिशन में किया है, इसलिए जो है इनका प्रॉफिट जो है वो कम दिख रहा है। कम क्या मतलब निगेटिव में दिख रही है। सो अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी क्या है, तो FY18 में 0.68%, FY19 में 3.61% ओनली, एंड FY20 में 10.15%, वो भी निगेटिव में है, एंड FY21 में -4.88%। तो ये क्योंकि इनकी अर्निंग इनकी प्रॉफिट जो थी वो निगेटिव में थी, इसलिए इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी निगेटिव में ही है। सो बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है फाइनेंस अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब थोड़ा सा की वैल्यूएशंस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सो सबसे पहले हम EPS देखते हैं। सो EPS अगर देखूँ मैं पिछले 3-4 साल का, तो FY18 में 1.05 थी रुपीज़, FY19 में ₹6.39, एंड FY20 में निगेटिव में तो थी, तो इसलिए EPS भी निगेटिव में ही आएगी, इनकी प्रॉफिट निगेटिव में थी तो -0.77, एंड FY21 के पहले 6 महीने में -1.78। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखा जाए तो FY18 में ये 0.73% थी, FY19 में 4.23%, एंड FY20 में -0.49%, एंड FY21 पहले 6 महीने -1.04%। तो ये माइनस में इसलिए भी है क्योंकि इनकी प्रॉफिट जो है वो निगेटिव में थी लास्ट 2 साल से अगर देखा जाए तो इसके कारण जो है ये निगेटिव में आ रही है। बुक वैल्यू अगर देखें तो बुक वैल्यू जो है फ़िलहाल जो है 168.47 जो है इनकी बुक वैल्यू है इसके शेयर की। अब थोड़ा स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो हमें उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस भी मालूम होना चाहिए। जनरली मैं किसी भी IPO को कवर करता हूं तो मैं उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस ज़रूर बताता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बताना ज़रूरी है किसी भी कंपनी के बारे में। अगर हम चाहते हैं उसमें अप्लाई करें उसमें, क्योंकि हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि उस कंपनी का पॉजिटिव क्या है और साथ ही साथ निगेटिव क्या है, तो वो दोनों मैं आपको बताऊंगा। सो अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ जो है तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। जैसे मैंने बताया था कि ये स्टार्ट किए थे इन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर से, देन अभी इनका पूरा जो फोकस हो गया इंटरैक्टिव गेमिंग में, स्पोर्ट्स में, एंड गेमिफाइड लर्निंग इकोसिस्टम। सो काफ़ी अभी डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस हो गया है। गेमिंग के बिजनेस में ज़्यादातर अभी ये फोकस कर रहे हैं। अगर देखा जाए जो सेकंड अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा जाए तो गेमिंग जो नीश है, ऐसा माना जा रहा है कि अगला जो डिकेड है वो आने वाला गेमिंग का डिकेड है। काफ़ी सारे लोग अगर आप देखोगे तो कई सारे लोग जो है गेमिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट बच्चे ने बड़े भी एडल्ट भी जो है वो काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं। सो ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स जो है करीब करीब गेमिंग के बिजनेस में 23% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इस कंपनी को भी मिलेगा, क्योंकि गेमिंग के बिजनेस में ये पूरी तरह से आ चुकी है, एंड बहुत ही कम प्लेयर है। अगर देखा जाए तो गेमिंग के बिजनेस में बहुत ही कम प्लेयर आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में, एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन गेमिंग बिजनेस। सो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। स्केलेबल बिजनेस मॉडल, ये बिकॉज इनका जो बिजनेस मॉडल गेमिंग का काफ़ी बड़े स्केल पे भी जा सकते हैं, एंड उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है, एसेट ज़्यादा पूंजी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी ये ऊपर जा सकता है ये बिज़नेस जो है।
अगला पॉइंट जो इन्होंने काफ़ी स्ट्रैटेजिकली अपने बिजनेस मॉडल को डेवलप किया है। इन्होंने कई सारे एक्विजिशंस एंड पार्टनरशिप्स बनाया है, कई सारी कंपनी को इन्होंने ख़रीदा है, उसमें अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसलिए इनका जो हमने दिखाया था आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो निगेटिव में आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिकॉज उन्होंने मैक्सिमम जो है अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो किए हैं किसी कंपनी में अक्वायर करने में या कहीं पार्टनरशिप बिल्ड करने में। तो अगर देखा जाए तो आप देखोगे तो ये कुछ कंपनी के नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं। पेपर बोट एप्स प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 51% स्टेक है इनका, नॉर्डविन गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 57% स्टेक है इनका, एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इसमें 64% स्टेक है इनका। तो ये कुछ कंपनियों के नाम हमने लिए हैं। इसके अलावा भी करीब करीब 6-7 और कंपनी है जहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया है, अक्वायर किया है। तो ये तो स्ट्रेंथ थी कंपनी की। अब थोड़ा वीकनेस भी देख लेते हैं। तो अगर वीकनेस देखा जाए तो गेम्स जो होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। मतलब आप देख लो कोई भी अगर गेम आती है तो मैक्सिमम जो है वो 2-3 साल उसका पीक रहता है, उसके बाद लोग उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। तो इसमें गेमिंग इनको काफ़ी डेवलप करना पड़ेगा। अगर न्यू गेम इन्होंने डेवलप नहीं किया तो काफ़ी हाई चांसेस है कि इनके गेमिंग जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, लोग उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देंगे। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि गेम का जो है लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। एंड इनका जो बिज़नेस मॉडल है मोस्टली अभी गेमिंग की तरफ है, तो जिसके कारण इनके बिज़नेस को इम्पैक्ट आ सकता है अगर इन्होंने इसको डेवलप नहीं किया रेगुलरली, अगर इन्होंने इनोवेट नहीं किया तो। सेकंड है इनके सेल्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी देखा कि पिछले 2 साल से भी काफ़ी देखोगे तो निगेटिव में ही जा रही है। तो सेल्स ऊपर नीचे आते जाएगा। एंड गेमिंग के बिजनेस में जो है हमेशा ऐसे नहीं रहेगा कि आपको हमेशा ग्रोथ मिलते रहेगी, उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। थर्ड जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है पिछले 2 साल से निगेटिव में जा रही है। सो ये एक कंसर्न है कंपनी का, मैं बोलूँगा ये वीक पॉइंट है। बिकॉज हम कहीं भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम फंडामेंटल के अलावा हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उसके टेक्निकल परफॉर्मेंस पे भी नज़र डालते हैं। तो ये 3 मुझे वीक पॉइंट नज़र आ रही है कंपनी के। सो मैंने आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी बता दिया। मैं इसका जीएमपी भी बताऊंगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट क्या चल रहा है, बट वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बिकॉज अभी एक दूसरी कंपनी भी है जिसका आईपीओ आई है, उसको भी मैं अभी कवर कर रहा हूँ। सो अगली जो कंपनी है वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जैसा नाम से ही आप सब जान सकते हैं कि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये जो बैंक है ये मुंबई बेस्ड बैंक है जिसकी स्थापना अराउंड 2008 में हुई थी। अभी फ़िलहाल ये 10 स्टेट्स में ऑपरेट करती है और इसके करीब करीब 12.50 लाख कस्टमर्स हैं। ये बैंक जो है वो कई तरह के छोटे लोन्स भी देती है, जैसे माइक्रो फाइनेंस लोन्स, विकास लोन्स, शॉपकीपर लोन्स। तो देखा जाता है ये कई छोटे छोटे कस्टमर को भी कैटर करती है। तो ये थोड़ा सा जानकारी मैंने आपको दिया इसके बारे में। बैंक के बारे में तो जनरली बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता, बिकॉज ये सब लोग जानते हैं कि बैंक क्या मॉडल पे ऑपरेट करती है, इनका बिज़नेस क्या होता है। तो इसके कंपनी के बारे में, बिज़नेस के बारे में बताना ज़रूरी नहीं, हम सब लोग जानते हैं। तो आइए अब इसके आईपीओ का भी डिटेल्स देख लेते हैं। तो अगर इसका आईपीओ का डिटेल्स देखें तो आईपीओ जो इसकी ओपन हो रही है वो भी 17 मार्च को हो रही है एंड 19 मार्च को जो है वो क्लोज होगी। एंड अगर आईपीओ का साइज़ देखा जाए तो 582.34 करोड़ साइज़ है आईपीओ की। फेस वैल्यू जो है 10 पर इक्विटी शेयर है एंड प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है 303 to 305। सो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो हायर बैंड है उसी पे हमें अप्लाई करना है हमेशा किसी भी आईपीओ में। लिस्टिंग जो होगी बीएसई एंड एनएसई दोनों पर होगी। यहाँ रिटेल पोर्शन के लिए अच्छा खासा इन्होंने दिया है 35%, जो कि मैं आपको बोला था जनरली किसी भी आईपीओ में 35% जो है वो रिटेल पोर्शन को अलोकेट होता है, जो कि नज़ारा टेक्नोलॉजी के केस में ओनली 10% था। इवन MTAR टेक्नोलॉजी जो आई थी आईपीओ उसमें भी 10% ही था। सो आप देख सकते हो कि MTAR में कितने कम लोगों को मिला अलॉटमेंट, नज़ारा में भी बहुत कम चांस है। तो इसमें थोड़ा सा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोगों के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं बिकॉज रिटेल पोर्शन में 35% है। अब कितने इक्विटी शेयर ला रहे हैं तो ये देखिए 1.90 करोड़ इक्विटी शेयर है इस आईपीओ का साइज़ का। मार्केट लॉट क्या होगी? सो एक लॉट जो होगी वो 49 शेयर की होगी एंड मैक्स जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा 14,945 रुपीज़ एंड मैक्सिमम जो होगी वो 13 लॉट होगी, यानी 637 शेयर्स मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी के लोग। एंड यहाँ जो है 1,94,285 तक का मैक्सिमम हम अप्लाई कर सकते हैं।
अलॉटमेंट का डेट इनका देखें तो अलॉटमेंट जो है होगी वो 24 मार्च को होगी अलॉटमेंट, एंड उसी दिन 24 मार्च को ही रिफ़ंड भी इनिशिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो जिनको मिल गए अलॉट, अगर जिनको हुई है तो 25 मार्च को उनके डीमेट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगी। एंड आईपीओ की लिस्टिंग जो होगी इसकी भी 30 मार्च को होगी। सो नज़ारा टेक्नोलॉजीज की भी 30 मार्च को ही लिस्टिंग होगी और इसकी भी 30 मार्च को ही लिस्टिंग होगी। कंपनी के प्रमोटर कौन है? तो कंपनी के प्रमोटर है भास्कर बाबू रामचंद्रन, पी सुरेंद्र राय, पी एस जगदीशानंद, जी वी अलंकारा। तो ये सब जो हैं काफ़ी अच्छी इनकी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो होल्ड है। इन्होंने काफ़ी अच्छा इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है अगर देखा जाए कंपनी की तो। एंड प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग देखें तो अभी जो फ़िलहाल है वो 30.35 की इनकी शेयर होल्डिंग है, जो कि पोस्ट इशू जो है वो 28.02% हो जाएगी। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सो अगर फाइनेंशियल देखें तो इनका रेवेन्यू देखें तो FY18 में 325 करोड़ थी, जो कि FY19 में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, 597 करोड़ हो गई। एंड FY20 में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू में, 854 करोड़। एंड FY21 में Q2 तक ही एक्चुअली Q3 का ये फिगर है। सो 689 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी अर्न कर चुका है। सो पैट देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11.50 करोड़ है FY18 में। FY19 में 90 करोड़, बहुत अच्छा जंप हुआ FY19 में, करीब करीब 7 to 8% देखा जाए पैट में। FY20 में भी ग्रोथ अच्छी है, करीब करीब 21 करोड़, यानी कि 20% से ज़्यादा का ही ग्रोथ है FY20 में। एंड FY21 में इन्होंने अभी तक 55 करोड़ का जो है पैट अर्न किया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन देखी जाए तो 3.54 FY18 में थी, जो कि कम थी, लेकिन FY19 में काफ़ी ज़बरदस्त इनकी मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ थी 15.14%। देन FY20 में भी हालांकि गिरी है FY19 से, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छी कही जाएगी 13.02। एंड FY21 में अभी तक करीब करीब 8% की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन रही है। तो अगर फाइनेंशियल्स देखा जाए तो अच्छी दिख रही है, फाइनेंशियल काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर हम नज़ारा टेक्नोलॉजी से अगर कंपेयर करें तो फाइनेंशियल्स इसकी अच्छी है। अगर की वैल्यूएशंस देखें तो अर्निंग पर शेयर जो है 1.76 है इनकी FY18 में रही है, FY19 में 13.35, FY20 में 13.41 एंड FY21 में 6.19 रही है अगर 9 महीने यानी कि थर्ड क्वार्टर तक। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो FY18 2.13%, FY19 10.27%, FY20 10.43% एंड FY21 में पहले 9 महीने में 4.61। तो ये साल जो है FY21 में मुझे नहीं लग रही कि 10% तक जाएगी। यहाँ भी अगर अर्निंग पर शेयर भी देखें तो ये मुझे नहीं लगती कि 13 तक जाएगी। अगर बुक वैल्यू एंड PB रेशियो देखें तो बुक वैल्यू जो है एक शेयर का 133.54 है एंड PB रेशियो जो है 2.28 है, यानी कि इन्होंने ये जो है वो PB रेशियो अभी निकला है, जो इन्होंने IPO का प्राइस बैंड रखा है उसके बेसिस पे अभी ये PB रेशियो निकली है जो इनके बुक वैल्यूज़ के अनुसार। कंपनी का स्ट्रेंथ भी देख लेते हैं। सो अगर कंपनी का मैं स्ट्रेंथ देखूं तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड एसेट पोर्टफोलियो है, जिसमें ज़्यादातर जो फोकस है वो रिटेल ऑपरेशंस पे है। जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे लोन्स देते हैं, स्मॉल माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, शॉपकीपर लोन देते हैं। इसके अलावा भी कई सारे लोन्स असेट प्रोडक्ट में ये कैटर करती है, तो इनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड असेट पोर्टफोलियो है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी रोबूस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल से अगर देखा जाए तो। FY18 के बाद से इनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है एंड इनफैक्ट FY20 में जब कोविड के टाइम पे भी अगर देखा जाए तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। थर्ड जो है इनका जो डिपॉजिट फ्रेंचाइजी है, कोई भी जो बैंक होता है वो मॉडल जो है वो डिपॉजिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसका बेस होता है। सो मैं बोलूँगा कि कोर जो होता है किसी भी बैंक का वो डिपॉजिट होता है। तो इस बैंक का भी आप देखोगे तो डिपॉजिट फ्रेंचाइजी है काफ़ी ग्रो की है। अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल में करीब करीब 3 गुना इनकी जो है डिपॉजिट जो है ग्रो की है। जहाँ 3 साल पहले ये 749 करोड़ थी इनकी डिपॉजिट बेस, वो अब 2848 करोड़ हो गई है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनके डिपॉजिट फ्रेंचाइजी में। फोर्थ पॉइंट जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, लीडरशिप टीम काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जितने भी लोग जो प्रमोटर्स हैं उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, उन लोगों ने काफ़ी साल काम किए हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एंड देयर आफ्टर दे स्टार्टेड देयर
कंपनी। सो बिजनेस मॉडल या बोलो आप फाइनेंस के अगर बिजनेस में एक्सपीरियंस बहुत ही मैटर करता है। सो काफ़ी अच्छी लीडरशिप टीम है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर वीकनेस की बात करें तो वीकनेस जो है, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है करीब करीब 11.5% शेयर जो है वो प्लेस्ड हैं, बिकॉज इन्होंने आरबीआई का एक नॉर्म होता है कि 26% जो है होल्डिंग होनी चाहिए। सो उसको फुलफिलमेंट करने के लिए इनकी जो है कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी जो शेयर है उसको प्लेस रखा है। सो एक निगेटिव पॉइंट है ये कंपनी का कि प्रमोटर्स के जो शेयर हैं वो प्लेस्ड हैं, डेट फ्री कंपनी नहीं है ये। सेकंड बड़ा ही इम्पोर्टेंट निगेटिव पॉइंट मैं बोलूँगा बहुत ही क्रिटिकल है कि इनके डायरेक्टर के अगेंस्ट काफ़ी बड़ा लिटिगेशन चल रहा है, काफ़ी लीगल मैटर चल रहा है। सो ये जो है बहुत ही निगेटिव जाता है कंपनी की तरफ, बहुत ही बड़ा। बिकॉज अगर हम देखा है, कई सारे हमने देखा है कि अगर डायरेक्टर या बड़े बड़े जो सीईओ और एमडी अगर किसी लीगल इशू में फंस जाते हैं, जैसे हमने येस बैंक का देखा, तो पूरा जो बिज़नेस इम्पैक्ट हो जाता है, उनकी शेयर प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल फैक्टर है। थर्ड है एनपीए। इनका अगर ग्रॉस एनपीए अगर देखा जाए तो करीब करीब ये 3% है, यानी कि बैड लोन्स हम लोन्स देते हैं। इनका ज़्यादातर फोकस जो है वो क्रेडिट पे है, यानी कि एसेट क्रेडिट पे है, एंड उसमें 3% जो है वो बैड लोन्स है। तो रिकवरी जो है वो कम हो रही है। तो एनपीएच 3% देखा जाए तो ये कम नहीं है। बैंकिंग के सेक्टर में 3% काफ़ी हाई माना जाता है एनपीएच। तो ये जो 3 मुझे वीकनेस लग रहे हैं कंपनी के। सो दोस्तों, दोनों के आईपीओ का डिटेल्स हमने देख लिया, अब हम जीएमपी भी देख लेते हैं। सो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये बहुत आजकल मैटर करती है जीएमपी, बिकॉज लिस्टिंग भी लोग अप्लाई भी करते हैं, कई सारे लोग इसको ट्रैक करते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट क्या चल रहा है, उसके कारण एक बज़ बनता है एंड लोग फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया आजकल ये जानना। 10 साल पहले इतना ये था नहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम, इनफैक्ट बंद हो गई थी, लेकिन अभी पिछले 2 सालों में ये वापस ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट हो गई है। सो पिछले 2-3 दिन का देख लेते हैं। सो सबसे पहले नज़ारा टेक्नोलॉजी का देखें तो 12 मार्च को जो थी इसकी प्रीमियम चल रही थी 725 रुपये, यानी एक शेयर के ऊपर 725 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था। एंड 14 मार्च को भी 725 एंड ये बढ़ रही है। 15 को 850 के लगभग एंड 16 को 870 के लगभग। तो अगर प्रीमियम देखा जाए तो अपने आईपीओ के प्राइस से जो इनका 1100 है, सो वहाँ से 66% गेन है, देन 77%, देन 79%। तो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के अनुसार देखें तो इसकी लिस्टिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, करीब करीब 80% दिख रही है। एंड ज़्यादातर देखा जाता है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, सेम ना हो, बट ज़्यादातर ये डिपेंड, मतलब जो ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चलती रहती है उससे काफ़ी मेल करती है जो लिस्टिंग होती है अगर देखा जाए तो। अगर इसकी बात कर लें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो अभी ये 16 मार्च को ही अनाउंस हुई है, तो अभी इसका ये स्टार्ट हुआ है ग्रे मार्केट प्रीमियम रेट। तो अभी जो है एक शेयर के ऊपर 33 रुपीज़ का प्रीमियम चला, तो काफ़ी कम है। 305 के अनुसार देखें तो करीब करीब 11% का प्रीमियम अभी देखने को मिल रहा है। सो अगर हम इसमें अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना हमें प्रॉफिट होगा, हम वो भी देख लेते हैं। सो अगर मैं मिनिमम, अगर हम और आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जो एक लॉट होता है, सो अगर एक लॉट को दिखा दें तो अगर नज़ारा टेक्नोलॉजी में अगर 870 रुपीज़ के हिसाब से देखिए तो 79% का जो गेन हो रहा है, यानी कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया 14,000 समथिंग, तो हमें 11,310 रुपीज़ की लिस्टिंग गेन होगी। तो बहुत ही अच्छा गेन कहा जाएगा। एंड सूर्योदय फाइनेंस का देख लें तो इसमें जो अभी फ़िलहाल बहुत ही कम देखने को मिल रहा है 1,617 रुपीज़, यानी 15,000 लगाने पे करीब करीब 1,600 रुपये का गेन हो रहा है। तो ये अभी स्टार्ट है एंड अभी ये जैसे जैसे और दिन नज़दीक आएगा और रेट ऊपर जाएगी, बट ऐसा दिखने में लग रहा है कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का उतना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बज़ दिख नहीं रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में। हालांकि नज़ारा टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो दोस्तों, दोनों का आईपीओ का डिटेल्स देखने के बाद ऐसा लगता है कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ ज़्यादा प्रॉमिसिंग है अगर मैं कंपेयर करूं तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अगर हमारे पास चॉइस है कि किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई करना है तो हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को अवॉइड कर सकते हैं एंड नज़ारा टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि नज़ारा टेक्नोलॉजी का आईपीओ, नज़ारा टेक्नोलॉजी अगर कंपनी की बात करें, इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो थोड़ा रिस्की है, फिर भी इसकी लिस्टिंग अच्छी होने की संभावना है, जैसा जीएमपी को देखकर हम पता भी कर सकते हैं।
तो हम लिस्टिंग गेन के लिए हम चाहें तो नज़ारा टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि रिटेल कैटेगरी के लिए ओनली 10% ही रिजर्व्ड है, तो मिलने के चांसेस ऐसे ही बहुत कम है। फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं, अगर हम और आप लकी हैं तो मिल जाएंगे और लिस्टिंग गेन करके निकल सकते हैं। हम चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं रखें, लिस्टिंग गेन करें और निकल जाएं। हालांकि ये बिल्कुल आपका डिसीजन है, आप भी अपना अच्छी तरह से रिसर्च कर लीजिएगा। अपने जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं अगर हैं तो उनसे भी पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ तो अंदाज़ा ज़रूर मिला होगा कि कौन सा आईपीओ बेहतर है। इस वीडियो देखने के बाद आपको एटलीस्ट इतना अंदाज़ा तो ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना व्यूज़ भी लिख सकते हैं कि आप आईपीओ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।